नमस्कार दोस्तों। तो हम लोग कंप्लीट कर रहे थे घटना चक्र की पूरी सीरीज, और इस सीरीज में आज हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक्स के अंतर्गत भाग ए आर्थिक विकास के अंतर्गत घटना चक्र की टॉपिक नंबर 3 सतत आर्थिक विकास। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं एक कदम सफलता की ओर। इसमें जनरली आपको थ्योरी पोर्शन देखने के लिए मिलेगा और उसका तत्पश्चात 17-18 MCQ भी यहाँ पे सॉल्व करने का आप लोगों को मौका मिलेगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि घटना चक्र की पूरी सीरीज यहाँ पे कंप्लीट की जा रही है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सतत आर्थिक विकास। सतत विकास सामाजिक आर्थिक विकास की वह प्रक्रिया है जिसमें पृथ्वी की सहन शक्ति के अनुसार विकास की बात की जाती है। अब यहाँ पे एक शब्द दिया है पृथ्वी की सहन शक्ति के अनुसार। अब यहाँ पे जो भी यहाँ पे ठीक है पृथ्वी सहने लायक है, ऐसा नहीं है कि हम लोग पर्यावरण को बिल्कुल बिगाड़ के बिल्कुल यहाँ पे ठीक है एक सिस्टमेटिक वे में एक पैटर्न वे की यहाँ पे बात की जा रही है कि सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी के कैपेसिटी के अनुसार सहन शक्ति के अनुसार विकास की बात की जाती है। यह अवधारणा 1960 के दशक में तब विकसित हुई जब लोग औद्योगिकरण के पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव से अवगत हुए, अर्थात अब पृथ्वी की सहन शक्ति से अधिक लोगों ने पृथ्वी को पर्यावरण दूषित करने का यहाँ पे प्रयास किया। सतत विकास की अवधारणा की शुरुआत वर्ष 1962 में हुई, जब वैज्ञानिक काफ़ी इंपोर्टेंट नाम रॉक्सन कार्सन ने दी साइलेंट स्प्रिंग नामक पुस्तक लिखी। किसने लिखा? 1962 में यहाँ पे वैज्ञानिक रॉकल कार्सन कौन सी पुस्तक लिखी? तो दी साइलेंट स्प्रिंग। यह पुस्तक पर्यावरण, अर्थव्यवस्था तथा सामाजिक पक्षों के मध्य परस्पर संबंधों के अध्ययन में मील का पत्थर साबित हुई, अर्थात पर्यावरण, इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो भी यहाँ पे सोशल इन्फ्लुएंस की यहाँ पे बात की जा रही है। वर्ष 1968 में जीव विज्ञानी शास्त्री पॉल इरलिच ने अपनी पुस्तक पॉपुलेशन बम प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने मानव जनसंख्या, संसाधन दोहन तथा पर्यावरण के बीच संबंधों पर यहाँ पे प्रकाश डाला। अब इनको आप चयन कर सकते हैं जनसंख्या को संसाधन दोहन से, और संसाधन जब दोहन उतना अधिक होगा तो पर्यावरण का भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक है नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पे समस्या यहाँ पे होगी ही होगी। तो मेन फैक्टर देखिए यहाँ पे जनसंख्या ही आ रहा है। जनसंख्या को अगर नियंत्रण में कर लिया जाए तो संसाधनों का दोहन भी काफ़ी हद तक कम हो सकता है। नेक्स्ट, सतत विकास का अर्थ तथा परिभाषाएं। अस्थायी विकास का अभिप्राय आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरण को सुरक्षित करना है। इसका उद्देश्य वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधन सुरक्षित रखना है। सततशीलता शब्द को विभिन्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है, जैसे कि सततशीलता का अर्थ एक ऐसी स्थिति से है जो हमेशा के लिए बनी रहे, अर्थात आने वाली पीढ़ियों की यहाँ पे बात किया गया है। एग्जाम्पल के रूप में पानी को ले सकते हैं, आप वाटर को ले सकते हैं। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में शुद्ध पानी, स्वच्छ पानी खत्म ही हो जाए। कोयला की बात कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में कोयला का जिस प्रकार से यहाँ पे दुरुपयोग हो रहा है, दहन हो रहा है, खत्म हो जाएगा। प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग इस प्रकार से हो जिससे पर्यावरणीय असंतुलित ना हो तथा प्रकृति का उत्पादन क्षमता से अधिक यहाँ पे शोषण भी ना हो, अर्थात यहाँ पे बात की जा रही है देखिए पर्यावरण असंतुलन ना हो। अब इस संदर्भ में महात्मा गांधी का स्टेटमेंट में बार बार आप लोगों से शेयर करता हूँ। उनके द्वारा बताई गई जो बातें हैं कि मनुष्य की ज़रूरत को पूरा किया जा सकता है, लेकिन मनुष्यों के लालच को पूरा नहीं किया जा सकता है। तो ये वही है, पर्यावरणीय असंतुलन हो रहा है। इसका मतलब ये यहाँ पे ग्रीडी एक लालची भाव आ रहा है मनुष्यों के अंदर कि कितना अधिक हम प्रोडक्शन करके अमीर हो जाए। सतत विकास की अवधारणा आर्थिक विकास नीतियों को पर्यावरण के अनुरूप बनाने पर जोर देती है। इसका उद्देश्य पर्यावरण के विरुद्ध चलने वाली विकास नीतियों में बदलाव लाना है। सतत विकास की सबसे अच्छी परिभाषा बेंटलैंड आयोग ने अपनी रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर मैंने 1980-70 में यहाँ पे दी। उसने सतत विकास को ऐसा विकास कहा जो भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति से बिना समझौता किए वर्तमान की आवश्यकताएं पूरी करता है।
इस रिपोर्ट में कहा गया है कि विकास हमारी आज की जरूरतों को पूरा करे, साथ ही आने वाले पीढ़ियों की जरूरतों को भी अनदेखी ना करे। अब हम कुछ इसके उद्देश्यों की बात कर लेते हैं। सतत विकास का उद्देश्य। सतत विकास के कुछ दूरगामी तथा व्यापक उद्देश्य हैं जो जाति, धर्म, भाषा तथा क्षेत्रीय बंधनों से मुक्त हैं। ये उद्देश्य शोषणकारी मानसिकता की जंजीरों से अर्थव्यवस्था की मुक्ति हेतु ऐसा अधिकार पक्ष है जिन्होंने राष्ट्रों की जैव संपदा को यहाँ पे नष्ट होने से बचाया है। संक्षेप में वे उद्देश्य निम्न है, जैसे कि पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग से बचाना, ऐसी नई वैज्ञानिक तकनीकों की खोज हो जो प्रकृति के नियमों के यहाँ पे अनुरूप क्या कार्य करें। और अभी इस दिशा में अगर देखा जाए तो हर एक देश के लोग यहाँ पे जनरली काम कर ही रहे हैं। विविधता की रक्षा करना तथा विकास की नीतियों में स्थानीय समुदायों को शामिल करना, शासन की संस्थाओं का विकेंद्रीकरण करना, अर्थात जितना इसका देखिए जो पावर की बात की जा रही है, जितना उसका सेपरेट किया जाए, अलग अलग हाथों में अगर हो तो सब यहाँ पे एक दूसरे पे ठीक है कंट्रोल करने का यहाँ पे प्रयास करेंगे, अर्थात कोई एक मनमानी नहीं कर पाएगा। और उन्हें अधिक लचीला, पारदर्शी तथा जनता के प्रति उत्तरदायी बनाना। ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की योजना बनाना जो निर्धन देशों की आवश्यकताओं को समझकर बिना उनके पर्यावरण को नष्ट पहुंचाए उनके विकास में मदद करे। अधिकांश लोगों के जीवन स्तर को समानता तथा न्याय के अनुरूप बनाना। विश्व के सभी राष्ट्रों में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को बनाना, क्योंकि केवल शांति ही मानवता के व्यापक हितों की रक्षा सुनिश्चित करती है। सतत विकास एक मूल्य आधारित अवधारणा है जो परस्पर सह अस्तित्व तथा सभी के लिए समान जैसे आदर्शों की मांग करता है। यह एक निरंतर विकास की प्रक्रिया है जो सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा पर्यावरणीय घटकों में सामंजस्य पर आधारित है। अब आइए इसी से संबंधित हम 17-18 प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। पहला यहाँ पे कथन और कारण दिया गया है। कथन का स्टेटमेंट है सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही है। सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की जरूरत पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता को पूरी करे। बिल्कुल, ये भी कारण भी ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन आप देखेंगे तो कारण कथन का बिल्कुल करेक्ट यहाँ पे व्याख्या करते हुए नजर आता है, क्योंकि कह रहा है कि वर्तमान समय की आवश्यकताओं को पूरा करें, आने वाली पीढ़ियों को भी ध्यान में रख के करें, अर्थात एक बेहतर समाज यहाँ पे बनेगा ही बनेगा। और एक उत्तर हो जाएगा यहाँ पे केवल और केवल एक। दूसरा है यहाँ पे वर्तमान समय में जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा तथा अन्य संसाधनों की बचत निम्न में से कौन सी अवधारणा की परिभाषा है। इसको रखा गया है समपोषणीय विकास, अर्थात सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा ऑलरेडी हम लोगों ने देख चुका है। 1962 में वैज्ञानिक रचेल कार्सन की पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग तथा वर्ष 1968 में जीव विज्ञानी पॉल इर्लिज की पुस्तक द पॉपुलेशन बम से हुआ। वो देखिए संपोषणीय विकास को लेकर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर ठीक है 17-18 जो कार्यक्रम यहाँ पे भी चलाया जा रहा है। धारणीय विकास भावी पीढ़ियों के अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के समर्थ से समझौता किए बिना बगैर वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करता है। इस परिप्रेक्ष्य में धारणीय विकास का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस एक सिद्धांत के साथ स्वाभाविक रूप से जुड़ा हुआ है। वो सिद्धांत जुड़ा हुआ है यहाँ पे धारण क्षमता से। सतत विकास का आधार क्या है? सतत विकास का आधार क्या है? वो हो जाएगा यहाँ पे पर्यावरणीय दृष्टिकोण। सतत विकास के अभिप्राय यहाँ पे क्या है? तो वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का पूरी तरीके से आर्थिक विकास करना है, यही सतत विकास का अभिप्राय है। 6 अस्थायी विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता की यहाँ पे घटना है, वो हो जाएगा प्राकृतिक संसाधनों के।
किसी भी देश के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उस देश की सामाजिक पूंजी के भाग के रूप में समझा जाएगा। समाज में आपसी भरोसे और सामंजस्य का स्तर जितना बना रहेगा, बोला जाता है ना, देखिए ट्रस्ट, विश्वास से बड़ा कोई चीज़ नहीं है। तो यही है, भरोसा बहुत ही यहाँ पे ज़रूरी है, तभी जाके उस देश की सामाजिक पूंजी अर्थात सोशल कैपिटल कि समान बेहतर हो, ना जाति ना धार्मिक कोई भेदभाव है यहाँ पे, जितना अधिक यहाँ पे सामंजस्य रहेगा उतना समाज बेहतर होगा। आप देख पा रहे सामाजिक पूंजी का अर्थ यहाँ पे बड़ा अच्छा फ्लो चार्ट बनाया है। साझी पहचान की भावना, परस्पर विश्वास, साझा मूल्य, परस्पर सहयोग, एक भावी समझ और उसके बाद से अंतर्व्यक्तित्व संबंध। नेक्स्ट, नीम राणा जो टिकाऊ आर्थिक विकास का मॉडल है अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? तो राजस्थान में वो अवस्थित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक संकल्पना के रूप में पूंजी निर्माण की बेहतर व्याख्या उस प्रक्रिया के रूप में यहाँ पे की जाती है। कब किया जाएगा? तो किसी देश के व्यक्ति अधिक पूंजी का संचय कर पाते हैं। अब बेहतर व्याख्या है, इसका मतलब ये नहीं कि किसी देश के व्यक्ति अधिक अगर पूंजी कमा रहे तो हो सकता है कि उसमें संसाधनों का अधिकतम दोहन हो रहा होगा, इसीलिए पहला करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। देश के लोगों का ज्ञान, कौशल, स्तर और क्षमताओं में वृद्धि पाती है, ये बेहतरीन स्टेटमेंट हो सकता है। गोचर धन का संचय, देखिए संचय कभी भी इकोनॉमिक खासकर प्रकृति के लिए यहाँ पे अच्छा नहीं हो सकता है। चौथा, अगोचर धन का संचय हो पाता है, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, अर्थात यहाँ पे 2 और 4 करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट, उच्च बचत वाली अर्थव्यवस्था होते हुए भी किस कारण पूंजी निर्माण महत्वपूर्ण उत्पादन वृद्धि में परिणामित यहाँ पे नहीं हो पाती है? परिणामित नहीं हो पाती है, वो हो जाएगा इसका करेक्ट उत्तर उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात होने के कारण। तो यहाँ पे देख पा रहे पूंजी उत्पाद अनुपात, कैपिटल आउटपुट रेशियो किसी अर्थव्यवस्था में एक इकाई उत्पादन हेतु आवश्यक पूंजी की मात्रा को दर्शाता है। जब किसी अर्थव्यवस्था का यहाँ पे किसी अर्थव्यवस्था का पूंजी अनुपात अधिक होता है तो इसका अर्थ यह होता है कि उत्पादन प्रक्रिया कम दक्ष है, अर्थात एक इकाई के उत्पादन में अधिक पूंजी यहाँ पे निवेशित करना होता है। नेक्स्ट, मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग अग्रसारित करता है। क्या अग्रसारित करता है? वो करता है संसाधनों का समुचित प्रयोग, उत्पादकता में वृद्धि, कुशलता में विकास, अर्थात उपरोक्त यहाँ पे सभी। नेक्स्ट, समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? अधोसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास, कृषि का पुनरुद्धार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसे सामाजिक सेवाओं की अधिकाधिक उपलब्धता, इसीलिए उपरोक्त सभी हो जाएगा। निम्न में से किसी एक से समावेशित विकास को बढ़ाने की आशा यहाँ पे नहीं की जाती है। इससे यहाँ पे नहीं की जाती है तो राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि दर। नेक्स्ट, निम्न में से किस आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन का नवीन अध्याय यहाँ पे जोड़ा गया था? कब जोड़ा गया था? 2011-12 में उसे जोड़ा गया था। निम्नलिखित में से कौन मूलतः समावेशी शासन के अंग कहे जा सकते हैं? इसके तो समावेशी शासन के अंग कहे जा सकते हैं। तो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को बैंकिंग करने की अनुमति प्रदान करना कौन है? गैर बैंकिंग है, अर्थात यहाँ पे प्राइवेट कंपनियों की बात की जा रही है, गलत होगा। सभी जिलों में प्रभावी जिला योजना समितियां संगठित करना, करेक्ट होगा। जन स्वास्थ्य पर सरकारी व्यय में बढ़ोतरी करना, करेक्ट। दोपहर का भोजन योजना का सशक्तिकरण करना, बिल्कुल करेक्ट होगा। इसीलिए यहाँ पे 2, 3, 4 अर्थात सी हो जाएगा। सरकार के समावेशित वृद्धि लक्ष्य को आगे ले जाने के लिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन कौन से कार्य यहाँ पे सहायक साबित यहाँ पे हो सकते हैं? क्या ढूंढना हम लोगों को? सहायक। स्व सहायता सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रोत्साहन देना, बिल्कुल सही है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को प्रोत्साहन देना, बिल्कुल ये भी सही है। और शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू करना, ये भी बिल्कुल सही है। और एक उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, तीनों सही है, अर्थात 1, 2 और 3। 2011 देखिए IAS प्री में पूछा भी गया है।
नेक्स्ट, और मेरे ख्याल से लास्ट भी है, आर्थिक विकास से संबंध जननांकीय संक्रमण की निम्नलिखित विशिष्ट अवस्थाओं पर यहाँ पे विचार करना है। तो यहाँ पे देखिए नीचे दिए गए कूटों की सहायता से उपयुक्त अवस्थाओं का सही क्रम यहाँ पे चुनना है। ठीक है, तो इसमें सही क्रम अगर हम लोग यहाँ पे पहले देख लेते हैं क्या है। निम्न मृत्यु दर के साथ साथ यहाँ पे निम्न मृत्यु के दर के साथ साथ यहाँ पे निम्न जन्म दर, दूसरा उच्च मृत्यु दर के साथ साथ उच्च जन्म दर, और निम्न मृत्यु दर के साथ यहाँ पे उच्च जन्म दर। अब यहाँ पे देखिए सही क्रम यहाँ पे हम लोगों को लगाना है, और सही क्रम को अगर देखा जाए, देखिए उच्च मृत्यु दर के साथ उच्च अगर जन्म दर हो तो यहाँ पे एक बेहतर होगा, नंबर 1 में इसी को आप यहाँ पे ला सकते हैं। दूसरा है निम्न मृत्यु दर के साथ उच्च जन्म दर, माने मृत्यु दर कम हो लेकिन उच्च जन्म यहाँ पे उच्च जन्म दर यहाँ पे बना रहे, तो दूसरा में यहाँ पे ला सकते हैं इसको, अर्थात यहाँ पे 2 में इसको हो जाएगा नंबर 2, और सबसे लास्ट फिर बच गया निम्न मृत्यु दर के साथ निम्न यहाँ पे जन्म दर, ये जो जाएगा 3, अर्थात इसका मतलब कि 2, 3 और 1, करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी। देखिए 2, 3 और 1। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं प्रथम चरण में राज्य की विकास की निम्न स्थिति के कारण जन्म दर उच्च होने के साथ साथ मृत्यु दर भी यहाँ पे उच्च बनी रहती है। आप देख लीजिए शुरू से यही चल रहा है। ठीक है, अगर हम लोग भारत के संदर्भ में देखा जाए या फिर किसी जो विकासशील क्या बोलते हैं कि अविकसित हो जाएगा या फिर विकासशील देशों में यही चलेगा। उसके बाद से यहाँ पे देखिए स्वास्थ्य सेवाओं में कुछ सुधार होगा, जन्म दर यहाँ पे उच्च होगा और मृत्यु दर में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। उसके बाद से और जब राज्य जब डेवलप्ड हो जाएगा, विकसित हो जाएगा, तो पूरी तरीके से निम्न जन्म दर भी हो जाएगा और निम्न मृत्यु दर भी यहाँ पे कम हो जाएगा, क्योंकि लोग ठीक है जनसंख्या विस्फोट के प्रति बिल्कुल यहाँ पे सावधान हो जाएंगे। जैसे जापान वगैरह हम देख सकते हैं, निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। और चौथी अवस्था में जनसंख्या स्थिरता की स्थिति यहाँ पे आ सकती है। इस तरह से प्रश्न देखिए घुमा फिरा के पूछते रहता है, इसीलिए ज़रूरी हो जाता है कि आप घटना चक्र के प्रश्नों को ईमानदारी पूर्वक सॉल्व करके जाते हैं तो यकीन मानिए बिल्कुल मतलब इसका कोई जवाब नहीं है। डेली की डेली आप वीडियो देखते रहें, रिवीजन करते रहें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।